Good morning guys. Important terms related to inflation. जो important definition है stagflation, recession और inflation, ये सब जो टर्म है ये एक एक करके देखेंगे. तो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? हाइपर इन्फ्लेशन से. जो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं ना, लास्ट उसका हाइपर इन्फ्लेशन होता है. तो हमने उसमें वीडियो में देखा था कि इन्फ्लेशन कैसे कैसे आता है, कौन कौन से टाइप होते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ग्रीपिंग इन्फ्लेशन से, ट्रोटिंग इन्फ्लेशन से और गैलोपिंग इन्फ्लेशन से. उसके बाद आता है हाइपर इन्फ्लेशन, सबसे ज़्यादा है, जहाँ क्या है पैसे की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं रहती है. और जब हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ होगी कितनी महंगी हो जाएगी. एक ब्रेड से लेके उसके लिए आपको लाखों रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि मनी की वैल्यू ख़त्म हो जाती है वहाँ पे. और उसमें लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, बार्टर सिस्टम. जैसे काफ़ी कंट्री थी, वेनेजुएला थी, ये सब कंट्रियों में क्या हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन आया. और इनका क्या हुआ कि लोग कट्टे भर भर के पैसे लेके जाते थे. क्या होता है कि जब हाइपर इन्फ्लेशन आता है तो जो कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जिन्होंने बाहर की कंट्रियों ने जो वहाँ पे लगाई हैं, वो अपनी कंपनियां हटाने लग जाते हैं वहाँ से, क्योंकि मनी की वैल्यू, जो उनकी करेंसी की वैल्यू, वो गिर चुकी है इंटरनेशनल लेवल पे. और जब अगर कोई कंपनी जाएगी तो उसमें जो काम कर रहे लोग हैं उनकी जॉब भी जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. उनकी जॉब ख़त्म हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ रहेगा, वो छूट जाएगी उनकी नौकरी. हेयर वी टेक एन एग्जाम्पल. देखो, MI की कंपनी है कोई भी, उसका सेटअप इंडिया में किसी भी स्टेट में है, ठीक है. वो उसने एम्प्लॉय दे रखा है, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है ना. अब जब इस स्टेज पे जब उसको पता चलेगा कि इस कंट्री की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है, इन्फ्लेशन आ गया, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया है, तो वो क्या करेगा, अपनी इस कंपनी का सेटअप उठाएंगे और निकलेंगे. जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए. अब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, साथ साथ उसके साथ क्या कि जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ गया है. एक तरफ तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, एक तरफ जो चीज़ें हैं, जो नॉर्मल लिविंग के लिए, जो हमारे स्टैंडर्ड्स के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो चीज़ों में भी इंक्रीज हो रहा है, उनकी भी कीमत बढ़ रही है. और जो यही स्थिति कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया और जो चीज़ों की कीमत है वो भी बढ़ रही है, तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है, स्टैगफ्लेशन. मैं आपको भी दिखाता हूँ. आप ये डायग्राम को अभी एक बस व्यू कर लें. क्या होता है स्टैगफ्लेशन? इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कंपनी का कि भाई उसने देखा कि कंपनी ने रेट किया कि करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है, वो अपनी कंपनी को उठाएगा, कहीं और सेटअप करेगा, लोगों को उनकी जो जॉब छूट गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, साथ साथ जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ गया, वहाँ पर जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें में बढ़ोतरी हो गई है. तो इन दोनों को मिला के ही स्टैगफ्लेशन की डेफिनेशन बनती है, उसी को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है. ऑल्सो कॉल्ड कैंसर ऑफ इकोनॉमी गिर जाती हैं, ठीक है. और जब ये स्थिति आ जाती है कैंसर ऑफ इकोनॉमी वाली, तो इसमें क्या करती हैं कंट्रीज़ कि करेंसी को ही चेंज कर देते हैं. कैंसर क्या होता है, उसको उखाड़ के फेंकोगे तभी ख़त्म होगा. तो इसके केस में भी यही है कि जो करेंसी है उसको ही चेंज कर दो. हमने इस पॉइंट पे देखा कि लोग अनएम्प्लॉयड भी हो गए और भाई कीमतों में बढ़ोतरी भी होगी, स्टैगफ्लेशन आ गया, कंपनी चली गई ऐसे करके. तो फिर क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो क्या करेंगे कि डिमांड कम करेंगे. मान लो किसी शॉप पे जाके वो कुछ चीज़ें लेते थे, अब वो कम डिमांड करेंगे, तो काफ़ी जनता जो डिमांड कम करेगी, तो जो शॉपकीपर है वो देखेंगे कि भाई कोई ख़रीद ही नहीं रहा, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ के प्राइस कम करेगा कि माल निकले, चीज़ें बिके. और इससे क्या हुआ कि काफ़ी जगह की जो शॉप्स हैं वो बंद भी हो जाती हैं, और जो काफ़ी शॉप हैं उनकी वो कीमत इतनी जो चीज़ें हैं, आइटम हैं, उन गुड्स हैं, उनके प्राइस इतने कम कर देते हैं कि लोग उसको ख़रीदें, वो माल बिके. और जब ये स्टेज आ जाती है तो इसी को कहते हैं डिफ्लेशन. डिफ्लेशन कैसे मीन्स व्हाट, कि लोगों के पास पहले इतना पैसा था कि खूब डिमांड कर रहे थे, अब डिमांड ख़त्म हो गई है तो पैसे की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड नहीं कर रहे हैं लोग. तो इसी चीज़ को ही काफ़ी लोगों एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा हैं और डिमांड अब डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो जो शॉपकीपर है वो प्राइस कम कर रहे हैं, प्राइस कम करें, काफ़ी शॉप बंद हो रही हैं. तो इसी चीज़ को कहा जाता है डिफ्लेशन, है कि स्टैगफ्लेशन मैंने आपको बता दिया था. ये हो गया
डिफ्लेशन। ठीक है, आगे डेफिनेशन भी होगी, वो देख लो। और जब हाइपर इन्फ्लेशन के बाद जब चीज़ों की जो चीज़ें हैं, कीमतें हैं, उनके गिरावट होने लगती है, इवन किसके साथ होते हुए, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ होते हुए भी, तो धीरे धीरे जो कीमतों की गिरावट होने लगती है उसी को डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। मैंने है ना पहले आई थिंक डिफ्लेशन बता दिया है, वो डिफ्लेशन लिख दिया था मैंने, बट वो डिसइन्फ्लेशन था। ठीक है, और उसके बाद आता है डिफ्लेशन एंड देन रिसेशन। हम इसकी भी बात करते हैं। डिफ्लेशन क्या होता है? जब ये नेगेटिव में क्रॉस आ जाता है, यहाँ से ये नेगेटिव में आ जाता है ना, इसको यहीं पे रोक लिया जाता है तो होता है ठीक नहीं, उसके बाद आ जाता है रिसेशन। मतलब क्या है कि डिफ्लेशन यहाँ पे आके रुका, कुछ टाइम तक रुकता है, तो यही रिसेशन मंदी कहलाती है। डिसइन्फ्लेशन की डेफिनेशन यही है कि रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन से जब नीचे रेट कम होने लग जाते हैं तो उसी को डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे पहले हाइपर इन्फ्लेशन पे 1 करोड़ का 1 केजी स्वीट मिलती थी, उसके बाद धीरे धीरे वो गिर के इतनी कम हो गई कि 500 रुपये पे आ गई, 500 रुपये 1 केजी स्वीट। उसके बाद है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मैंने आपको बताया नेगेटिव जो ग्रोथ रेट हो जाती है, वही प्रेजिडेंट डिक्रीज इन द प्राइस लेवल, मतलब कंटिन्यू जो प्राइस लेवल है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, डिफ्लेशन ज़्यादा, नेगेटिव इन्फ्लेशन हो जाता है, और उसके बाद वो कुछ टाइम और रुकता है तो वो रिसेशन में चला जाता है। ठीक है, रिसेशन क्या है? डिक्रीज इन द जीडीपी प्रोडक्शन फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स लीडिंग टू इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब भाई यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, रिसेशन आ गया। ठीक है, अब क्या है, रिसेशन के बाद गवर्नमेंट क्या है, हेल्प करती है। और गवर्नमेंट, ये जो टर्म है ना बेल आउट पैकेज, नॉन बेल आउट पैकेज, ये क्या होता है, जो हमारा खुद का बिजनेस है उसमें गवर्नमेंट हेल्प करे ना कि प्राइवेट, तो उसी को बेल आउट पैकेज कहते हैं। बैंक का कुछ टॉपिक आएंगे उसमें मैं बता दूँ। जैसे कि बेल आउट पैकेज में क्या है, कुछ पैसे की मदद की, या फिर जो किसी की शॉप थी उसकी, वो अपनी शॉप दोबारा ओपन करता है। ठीक है, उसके बाद उसको जो भी लोग चाहिए उस शॉप को चलाने के लिए उनको जॉब पे रखता है, और उसकी जो शॉप है वो चलने लग जाती है। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है। रिसेशन आने के बाद सरकार ने हेल्प की, शॉप खुली, उसके बाद ये उठने लगी लाइन, और उसके बाद यहाँ पे पहुँचने के बाद सरकार ने क्या किया, टैक्स लगा दिया भाई, टैक्स बढ़ा दिया, तो ये फिर गिरने लगी, और फिर गिरते गिरते इसी चीज़ को कहते हैं डबल डीप रिसेशन। मीन्स व्हाट, बेल आउट पैकेज के साथ टैक्स भी इंक्रीज कर दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं डबल डीप रिसेशन। उसके बाद आता है रिफ्लेशन। प्राइस लेवल इंक्रीज व्हेन द इकोनॉमी रिकवर फ्रॉम रिसेशन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन व्हेन द गवर्नमेंट विल ट्राई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। रिफ्लेशन यही है कि बेल आउट पैकेज के साथ जब टैक्स कम कर देती है ना, तो उसी को ही रिफ्लेशन कहते हैं। ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे क्या सरकार ने क्या किया, बेल आउट पैकेज के साथ जो टैक्स को कम कर दिया, और ये जो हमारी ग्रोथ रेट है वो बढ़ने लगती है, तो ये जो एरिया है इसी को ही हम कहते हैं रिफ्लेशन। उसके बाद है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये कितने रेट पे इन्फ्लेशन होता है, तो सबसे लो होता है, सब स्टार्ट हो जाता है इन्फ्लेशन अप टू 3%। डेवलप्ड कंट्री में ये ज़्यादा देखा जाता है। उसके बाद वॉकिंग एंड ट्रोटिंग इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ मॉडरेट 3 to 7%। रनिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ हाई मोर देन 10%। और रनवे या हाइपर इन्फ्लेशन, ये सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ एक्सट्रीम टॉप पे। उसके बाद मैंने आपको जो बार ग्राफ था या चार्ट बना के बताया कि हाइपर इन्फ्लेशन के बाद डिसइन्फ्लेशन भी स्टार्ट हो जाता है, कैसे होता है मैंने थोड़ा एग्जांपल भी दिया। उसके बाद मिस्री इंडेक्स, ये क्या होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्लस में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन इन्फ्लेशन, ए सिचुएशन वेयर प्राइस लेवल राइज विदाउट एनी प्राइस कंट्रोल मेजर बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन दोज आइटम हुज प्राइस आर नॉन वॉलेटाइल। तो ये कुछ बेसिक टर्म थी इन्फ्लेशन से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।